आप कल्पना कीजिए कि अपने देश के केंद्र में एक गठबंधन सरकार का गठन हो और इस गठबंधन में कांग्रेसी भी हो, भाजपा भी हो और वामपंथी दल भी शामिल हो। तब आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि यह बिल्कुल नामुमकिन बात है, क्योंकि इससे भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष लगभग खत्म ही हो जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन एक देश है जहां ठीक ऐसा ही हुआ है। सभी बड़ी पार्टियां सरकार में आ गई हैं और विपक्ष के नाम पर चंद सांसद ही बच गए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा ही पड़ोसी देश नेपाल है। बिल्कुल सही सुना आपने। नेपाल की नई सरकार में सभी बड़े दल एक ही छतरी तले आ गए हैं और विपक्ष में महज 7 सांसद बचे हैं। बीते दिनों एक एपिसोड में हमने बताया था कि नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया है। बताया था कि पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्हें केपी शर्मा ओली का समर्थन हासिल है। पहले 2.5 साल प्रचंड, जबकि अगले 2.5 साल ओली पीएम रहेंगे। वहीं शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। लेकिन हाल ही में प्रतिनिधि सभा में जब सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आई, तब वोटिंग के वक्त जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वोटिंग के दौरान 275 सीटों वाले हाउस में सरकार के पक्ष में 268 वोट पड़े। क्योंकि वोटिंग के वक्त सिर्फ 270 सांसद ही मौजूद थे, इसलिए विपक्ष में महज 2 वोट ही पड़े। मतलब ये कि 89 सांसद वाली नेपाली कांग्रेस, जो अब तक विपक्ष में बैठने की बात कर रही थी, उसने अचानक सरकार के समर्थन में ही वोट कर दिया। इससे हुआ ये कि नेपाली लोकतंत्र में विपक्ष लगभग खत्म हो गया, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। ये ऐसी घटना है जिसे नेपाली लोकतंत्र में लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के एपिसोड में जानेंगे कि आखिर किन वजहों से नेपाल की राजनीति में ऐसी घटना घटी। इस राजनीति के क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। फिर बताएंगे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। पहले नेपाल की राजनीतिक गतिविधियों को थोड़ा समझ लीजिए। नेपाल पर हमारे पिछले एपिसोड की कुछ बातों को पहले संक्षेप में दोहरा देता हूं। जैसा कि बताया, नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल सीटों की संख्या 275 है, यानी यहां बहुमत के लिए 138 सीटों की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस बनकर उभरी, जिसके पास 89 सीटें हैं। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी 78 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के 32 सदस्य हैं। चुनाव तो प्रचंड और देउबा ने एक गठबंधन में रहते हुए लड़ा, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद 32 सीटों वाले प्रचंड खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए देउबा पर दबाव बनाने लगे। देउबा के ना मानने पर प्रचंड ने केपी शर्मा ओली की पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया और पीएम बनने की शर्त भी मनवा ली। ऐसे में माना जा रहा था कि विश्वास मत के दौरान देउबा की पार्टी सरकार को जोरदार टक्कर देगी, क्योंकि ओली और प्रचंड के कुल सांसदों की संख्या 110 ही है और बहुमत के लिए 28 और सीटों की जरूरत थी। ऐसे में प्रचंड राह को मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन विश्वास मत के दौरान जो हुआ वो मैंने आपको शुरू में ही बताया और इसने सभी राजनीतिक पंडितों को अचंभे में डाल दिया। सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? और दूसरा सवाल ये कि अगर देउबा को समर्थन देना ही था, तो फिर उन्होंने गठबंधन तोड़ा ही क्यों? इन तमाम पहलुओं से जो बात सामने आई वो ये कि नेपाल की ये सभी पार्टियां सत्ता की लालची हैं। अगर ऐसा ना होता तो ना तो देउबा और प्रचंड का गठबंधन टूटता और ना ओली 32 सीट वाले प्रचंड को पीएम बनाते और न ही विश्वास मत में देउबा का ये चेहरा सामने आता। असल में प्रचंड के पीएम बनने के बाद देउबा को लगा कि उन्होंने गठबंधन तोड़कर गलती कर दी है। ऐसे में इस गलती को ठीक करने के चक्कर में वो दूसरी गलती कर बैठे, क्योंकि जनता के बीच संदेश यही गया है कि ये पार्टियां सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। दूसरी वजह है कि सरकार गठन के बाद अभी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव होना बाकी है। फिर नेपाल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। ऐसे में देउबा को शायद ये लगा हो कि इन सब में कोई एक पद उनकी पार्टी को भी मिल जाए, इसलिए उन्होंने सरकार को समर्थन देना बेहतर समझा। सवाल है कि इसका मतलब क्या समझा जाए। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो शहमात के इस खेल में प्रचंड ने फिलहाल बाजी मार ली है। प्रचंड ने अपनी गुगली से ओली और देउबा दोनों को चित्त कर दिया है। इसकी वजह है कि विश्वास मत के दौरान जो भी हुआ
उससे ओली के मन में संदेह और देवबा किसी मुगालते में पड़ गए हैं। प्रचंड को समर्थन देने वाले ओली को लग रहा है कि देवबा और प्रचंड के बीच अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। ओली इस बात को लेकर भी सशंकित हो गए हैं कि भविष्य में प्रचंड उनसे गठबंधन तोड़ सकते हैं। उधर जानकारों का मानना है कि देवबा को इस अजीबोगरीब स्टंट से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। प्रचंड से तो उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, प्रचंड को साइड करने के लिए वो ओली से गठजोड़ कर सकते हैं। इसलिए प्रचंड के लिए भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। अभी जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद माना जा रहा है कि 32 सीटों वाले प्रचंड 268 सांसदों का समर्थन पाकर भी बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इस पूरी सियासत में अगर गौर करें तो नुकसान लोक और लोकतंत्र दोनों का हुआ है। चंद साल पहले लोकतंत्र को अपनाने वाले नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाम बुराइयों से बहुत जल्दी ग्रस्त हो गया। ऐसे में नेपाल का लोकतंत्र और कौन कौन से रंग धारण करेगा, ये सब देखने के लिए दुनिया को और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि इस पूरी घटना में भारत के लिए क्या संदेश है। जानकारों की माने तो शेर बहादुर देवबा की नेपाली कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उसमें भारत की भी सहमति है। उनके मुताबिक भारत चाहता था कि नेपाली कांग्रेस भी सत्ता में भागीदार बने। यही कारण है कि देवबा ने प्रचंड की सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। लेकिन दूसरे जानकार ये भी मानते हैं कि ये देवबा की खुद की महत्वाकांक्षा है। सत्ता गंवाना उन्हें नागवार गुजरा और इसलिए सत्ता में अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए उन्होंने प्रचंड को समर्थन दिया। अगर जानकारों का ये दावा सही है तो ये भारत के लिए और चिंता का विषय है। इससे भारत की चिंता इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि केपी शर्मा ओली चीन परस्त नेता माने जाते हैं। वे जब तक सत्ता में रहे उन पर चीन की शह पर काम करने के आरोप लगते रहे। ऐसे में मौजूदा सरकार में उनकी भागीदारी से पहले ही भारत की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन भारत समर्थित देवबा का सरकार में शामिल होना भारत के लिए दोहरे झटके जैसा है। अगर देवबा सत्ता के लालच में ओली की राह पर चलते हैं तो भारत के करीबी पड़ोसी नेपाल में भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पहली खबर में दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में बीते रविवार को शांति व्यवस्था भंग हो गई। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों पर हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी धुर दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक हैं। असल में अक्टूबर में चुनावों के बाद से ही प्रदर्शनकारी अलग अलग जगह शिविर कैंपों में रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में हुए राष्ट्रपति के चुनावों में लूला डिसिल्वा ने बोल्सोनारो को हरा दिया था। इन चुनावों में लूला को 50.9% वोट मिले थे, वहीं बोल्सोनारो के हिस्से 49.1% वोट आए। मगर बोल्सोनारो समर्थक अपनी चुनावी हार मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में प्रदर्शनकारियों के शिविरों को हटाने का आदेश दिया है। अगली खबर में बीते हफ्ते आलोचनाओं के बावजूद प्रतिबंधित रिपब्लिका सर्ब्सका दिवस परेड जोर शोर से निकाली गई। 9 जनवरी को बोस्नियाई सर्ब पुलिस की टुकड़ियों द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सराजेवो में ये परेड निकाली गई। बोस्नियाई सर्ब नस्ल के लोग बोस्निक कैथोलिक ईसाई और क्रोएट मुस्लिम पर किए गए अपने नरसंहार की याद में इसे मनाते हैं। निर्जातीय गृहयुद्ध के बाद हुए 1995 के डेटन शांति समझौते में ऐसे दिवस पर प्रतिबंध आरोपित है। इसी समझौते के जरिए ये देश 2 राजनीतिक इकाइयों में भी बंट गया है। इसमें एक बोस्नियाई सर्ब क्षेत्र रिपब्लिका सर्ब्सका बना, जबकि दूसरा बोस्निक कैथोलिक ईसाई और क्रोएट मुस्लिम का साझा क्षेत्र बोस्निया और हर्जेगोविना संघ बना। तब से ये देश एक इकाई होने के बावजूद 2 राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत शासित हो रहा है। गौरतलब है कि बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित हैं। इस देश की सीमा उत्तर और पश्चिम में क्रोएशिया से, पूर्व में सर्बिया से और दक्षिण में मोंटेनेग्रो से लगती है। उधर पश्चिमी अफ्रीकी और साहेल क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका ने रूस के प्राइवेट सैन्य इकाई वैगनर पर
अफ्रीकी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने, साहेल क्षेत्र में हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ उस पर मानवाधिकारों के हनन करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में मौजूद पीस कीपिंग फोर्स में पश्चिमी देशों के सैनिकों की मौजूदगी है। यहाँ मौजूद पीस कीपिंग फोर्स में मोटे तौर पर फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन की भागीदारी है। संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स के साथ मिलकर यहाँ के स्थानीय साहेल फोर्स इस क्षेत्र में मौजूद उग्रवादियों से मुकाबला करती है। इसलिए अमेरिका इस क्षेत्र में रूस की मौजूदगी नहीं चाहता है। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, नेपाल में सभी बड़ी पार्टियों के सरकार में शामिल होने के क्या मायने हैं? पड़ोसी देश में ऐसा होने को आप भारत के लिए किस रूप में देखते हैं? वर्णन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के एपिसोड में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।